बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री 1 नंबर एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉकरोच की एनाटॉमी, और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लीज उसको अच्छे से देखना आप। आज हम बात कर रहे हैं उसके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। मैंने डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी एक साथ क्यों पढ़ाया? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक थे। अब मैं आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद विल मूव टू द नर्वस सिस्टम, देन विल मूव टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन डन 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 डन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की कहानी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कितने प्रकार का होता है। देखो, ये तो मैंने तुमको बेटा कितना पढ़ाया है ना। अब तुम मेरा हाथ मत काटना कि मैडम नहीं पढ़ाया आपने, है ना। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और एक होता है क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अभी कॉकरोच की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक होता है ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और एक होता है क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है मेरे बच्चों? यहाँ आर्टरी से ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये अपना आर्टरी से ब्लड आ रहा है। ये महाशय हमारे बैठे हुए हैं टिश्यूज, विजिबल नहीं है शायद, हाँ, तो ये है हमारे बैठे हुए टिश्यूज, दीज आर द टिश्यूज। ठीक है, थोड़ा कमी बनाती हूँ। और यहाँ से आपकी निकल रही है वेन। यहाँ से आपकी क्या निकल रही है? वेन। तो ये क्या हो गई बच्चों? आपकी आर्टरी। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी वेन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग ये सब। ठीक है, ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं? ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है। एक होती है आर्टरी, ठीक है, एक होती है वेन्स, ठीक है, और एक होती है कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रही हैं? हम लोगों को आर्टरी दिख रही हैं, हम लोगों को वेन दिख रही हैं, पर हम लोगों को कैपिलरी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये कि आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो इस टिश्यू में एक ओपन स्पेस पे फैल गया, बाद में ये ब्लड इस वेन के अंदर चला गया। ठीक है, सो if your blood is coming from the artery and going through the vein, ठीक है, वेन के थ्रू नहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ओपन भी जा सकते हो, पर अगर तुम आर्टरी के थ्रू आ रहे हो और वो फैल गया, टिश्यूज के चारों तरफ फैल गया, लेट मी लेबल इट, ये क्या है? आपके टिश्यूज हैं। ठीक है, और ये जो ब्लड है ये टिश्यूज के अंदर भर गया। मतलब ये तो वही कहानी हो गई कि हमने एक बाल्टी पानी भरा और सड़क से पूरे पौधों के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो इस कहानी का मतलब क्या है कि ईच प्लांट इज बेदिंग फ्रॉम द वाटर। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपके टिश्यूज और ऑर्गन है वो बेद कर रहे हैं, नहा रहे हैं। यहाँ पर जो है ब्लड एक ओपन स्पेस में भरा हुआ है। ठीक है, इस ओपन स्पेस को हम हीमोसील कह सकते हैं। ठीक है, ब्लड एक ओपन स्पेस में भरा हुआ है, इसे आप हीमोसील कह सकते हैं। यहाँ पर ब्लड आर्टरी से आया और जर्र से टिश्यूज के चारों तरफ फैल गया। उसके बाद वेन से भेज सकते हो, नहीं भेजना है तो डायरेक्टली बॉडी के किसी और पार्ट में भेज दो, सीधी बात है। यहाँ पर आपको कभी भी कोई कैपिलरी नहीं दिखाई देगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी की मतलब ये है कि इसमें आपको कोई भी कैपिलरी कभी भी नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अब आओ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सेम कहानी यही है कि आपका टिश्यू है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वी हैव टिश्यूज। ठीक है, सेम कहानी बना रहे हैं हम, मैंने कोई जो है इसमें कोई लोचा नहीं किया, हम सेम कहानी बना रहे हैं। दिस इज द आर्टरी, but the artery is going to divide into the capillaries. Okay, artery will divide into the thin tubes which is called as capillary, and all the capillary going to join and they will open into the vein. ठीक है, they will open into the vein. ठीक है, लेबल कर दूं मैं आपको कि ये क्या है? यहाँ पर जो ब्लड भरा हुआ है वो किस में भरा हुआ है? आर्टरी में। ठीक है, then blood will move to the कैपिलरीज। ठीक है, किस में मूव किया ब्लड? कैपिलरीज में।
अब आपको जो भी एक्सचेंज करना है वो यहाँ से यहाँ, दूसरा कलर ले लेती हूँ, जो भी एक्सचेंज करना है वो यहाँ से यहाँ कर लो और यहाँ से यहाँ कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। सो हियर द कंडीशन इज कि आपका जो ब्लड है वो किसी वेसल या पाइप के अंदर है जिसका नाम है कैपिलरी। आपका ब्लड ऐसे टिश्यू के चारों तरफ फैला नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन को आप क्या कहते हो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद आप ब्लड को कहाँ भेज दो, ब्लड को इधर भेज दो, ठीक है, ओके। तो आपका ब्लड आता आर्टरी से है, जाता वेन से है, और एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एट द लेवल ऑफ कैपिलरी। ये हमेशा याद रखिएगा, आर्टरीज और वेन से हम एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वॉल बहुत मोटी होती हैं। सो इफ यू आर एक्सचेंजिंग योर मटेरियल फ्रॉम द कैपिलरीज, इट मीन्स योर टिश्यूज आर नॉट डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट विद द ब्लड. But if we are looking at the open circulatory system, the tissues are directly in the contact with the blood. Please listen to me very carefully. ये हम लोग बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, जबकि ऊपर वाले में नहीं प्रेजेंट होती। इसमें तीनों ब्लड वेसल्स हैं, ऊपर वाले में नहीं है। कॉकरोच के साथ भी कहानी यही है कि कॉकरोच में पाया जाता है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये है अपने प्यारे हैंडसम कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बिकॉज दे डोंट हैव कैपिलरी। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, समझ गए आप लोग? नाउ अब हम लोग बात करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मैं दूसरी स्लाइड लेती हूँ, यहाँ पे आ जाइए। लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स। हम इनके ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम में ये समझ गए हम लोग, लिख लेते हूँ यार, नहीं तो फिर बोलोगे कि लिखवाया नहीं हमें, ठीक है। तो कॉकरोच में कैसा है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। कॉकरोच हैज ओपन, कॉकरोच हैज ओपन BVS, ठीक है। BVS मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओके। Now, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। क्या क्या कॉम्पोनेंट से मिलकर इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना हुआ है, बताएंगे? बेटा बिना ब्लड के तो कोई कॉम्पोनेंट, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम बनता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हार्ट, ठीक है। उसके बाद वेसल्स, ये हम लोग नहीं भी लिखते तो भी चलता है। उसके बाद साइनसेस, ओके। ये कंपोनेंट है आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोचेस के। नाउ मेरे लाल, मेरे बच्चों आ जाओ, देखो कहानी अब सुनना। देखो, क्योंकि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कहानी ये होती है कि बहुत ही प्रेशर से ब्लड आ रहा है, और ब्लड क्योंकि कहीं ओपन ही नहीं हुआ तो प्रेशर गिरा ही नहीं। थोड़ा बहुत कैपिलरी में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कैपिलरी की बहुत सारी ब्रांचेस है तो हल्का रिड्यूस होगा, पर जब वेन में जाओगे तो प्रेशर फिर मेंटेन हो जाएगा। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी प्रेशर गिरता नहीं है, ये चीज याद रखना। पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आर्टरी से आप 60 से टिश्यू को ब्लड देते हैं और टिश्यू नहाता रहता है वॉशिंग पाउडर निरमा करके, तो वहां पर होता क्या है कि ब्लड का प्रेशर गिर जाता है, बिकॉज ब्लड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज ओपन। पंछी बड़ उड़ के फिर मस्त गगन में। ऐसी कंडीशन में जो कॉकरोच भले ही पिद्दू सा ऑर्गेनिज्म है, तो क्या हुआ, उसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उसको प्रॉपर टाइम पे मे भी ब्लड ना मिल पाए, ठीक है। मिल भी जाए तो अपन रिस्क क्यों लें, इसलिए मतलब ब्लड ना मिल पाएगा मतलब ये प्रॉपर टाइम पे ऑक्सीजन ना मिल पाए। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन, इजंट इट। तो अगर ऑक्सीजन नहीं, देखो खाना पीना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सीधे मर जाएगा ना। तो क्यों रिस्क लेना? कॉकरोच सोचता है मैं नहीं लेना है मुझे रिस्क, भगवान ने उसको बना के भेजा, मुझे रिस्क लेना ही नहीं। तो ऐसी कहानी पे पता है क्या होता है कि वो ब्लड से ऑक्सीजन लेगा ही नहीं। हाय रब्बा, ये क्या हुआ, ब्लड से ऑक्सीजन ही नहीं लेगा तो फिर कौन देगा? बात करेंगे उसके बारे में। वो ब्लड से ऑक्सीजन नहीं लेगा, ये याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको ऑक्सीजन दे देगा परफेक्ट टाइमिंग पे, परफेक्ट जो है लोकेशन पे, एवरीवेयर, पर वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये याद रखना।
In the cockroaches, there is no relationship between the respiratory system and the circulatory system. मैंने बोला भले कि respiratory system is related with the blood vascular system, but मैं इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि तुमको ये पता चले कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इंटरलिंक्ड विद द बीवीएस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, पर यहाँ पर ब्लड का कोई रिलेशन आपके ऑक्सीजन या रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं है, ये दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। अब आ जाओ, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब अगर ब्लड इनका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं है तो इनको किसी पिगमेंट की जरूरत है क्या मेरे बच्चों? हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है और वो हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन में जो कलर होता है ये पिंक रेड कलर का होता है, इसलिए हमारा ब्लड लाल होता है। अब बेटा इनको देयर इज नो नीड ऑफ पिगमेंट, ठीक है, नो नीड ऑफ पिगमेंट, इनको पिगमेंट की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो क्या करोगे? मत लो, कोई पिगमेंट ही नहीं। अब बेटा कलर ही नहीं है, पिगमेंट ही नहीं है कोई सा, तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा? बोलिए, आपका ब्लड हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, आपका ब्लड कैसा हो गया? कलरलेस। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। तो मैडम क्या आप हमको बताइए कि क्या इसमें कोई सेल्स होंगी? बेटा ब्लड है तो इसमें प्लाज्मा तो होगा ही, ठीक है, और इसमें सेल्स भी होती हैं, पर कौन सी सेल्स हैं? क्या आरबीसी हैं? ना ना मुन्ना ना, इसमें होती हैं प्रोल्यूकोसाइट्स। प्रोल्यूकोसाइट्स, व्हाट इज अ प्रोल्यूकोसाइट? Proleukocytes are the primitive form of WBC, ठीक है, which are meant for the phagocytosis. डन मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला मैंने? कि इनका जो ब्लड है वो होता है कलरलेस, ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इनका जो ब्लड होता है वो होता है कलरलेस। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स में आरबीसी नहीं है, बट दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड एज प्रोल्यूकोसाइट। दे आर द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस, ठीक है, मतलब ये इन्फेक्शन से तो कॉकरोच को बचा लेती हैं। ठीक, ये डन। ब्लड कलरलेस होता है, ओके। ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं होता है, ब्लड में प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा में वाटर होता है 97%, ये हम जानते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। आ जाओ, हार्ट में देखिए, इनका हार्ट है ट्यूब्यूलर, ठीक है। हमारा हार्ट ट्यूब्यूलर होता है क्या? अब तो अपने से कंपेयर करो, आपका तो ऐसे बंद मुट्ठी जैसा होता है, आपका होता है क्या? नहीं। आपका कितने चैम्बर हार्ट है बेटा? कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर, दो ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। हमारा कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इनका ये क्या लिख दिया मैंने? हमारा 4 चैम्बर्ड है, पर इनका कितना है? 13 चैम्बर्ड। अब 13 चैम्बर, 13 चैम्बर जो हार्ट है, जब वो रहेगा आपके शरीर में तो लंबा लंबा ही रेंज होगा, ठीक है। अब आपका हार्ट कहाँ पर है बेटा? वेंट्रल साइड में। हमारा हार्ट कहाँ पर है बच्चों? वेंट्रल साइड में। इनका हार्ट कहाँ पर है? डॉर्सल साइड में, पीछे की ओर, लो, डॉर्सल साइड में, ठीक है। आपका ब्लड का फ्लो क्या है? बोथ डायरेक्शन में होता है। ब्लड का फ्लो कहाँ से होता है? बोथ डायरेक्शन में होता है, मतलब बॉडी से हम ब्लड लाते भी हैं और बॉडी को ब्लड ले भी जाते हैं, मतलब पीछे से आगे, आगे से पीछे भी होता है, ठीक है। इनका ब्लड कैसा है? फ्रॉम बैक टू द फ्रंट। लिख देती हूँ पूरा, ओके। ब्लड फ्लो कैसा है इनका? ब्लड फ्लो इज बैक टू फ्रंट, मतलब पीछे से आगे की ओर, ठीक है। पोस्टीरियर टू एंटीरियर भी बोल सकते हैं इसको। ये बात क्लियर हो गई। अब और क्या बात करनी है अपन को? ये हार्ट हो गया अपना। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है अपना? ये भी अपन बात कर चुके हैं, ओपन टाइप का होता है। ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है। क्यों होता है? जरूरत ही नहीं है पिगमेंट की। वेसल्स, आर्टरी है, दे हैव आर्टरीज, दे हैव वेन्स, बट दे डोंट हैव कैपिलरी, ठीक है। इनके पास कैपिलरीज नहीं होती। आर्टरीज में भी मेन आर्टरी कौन सी है? अयोटा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइनसेस। व्हाट डू यू मीन बाय साइनसेस? अभी आपने देखा कि ब्लड जो है वो एक ओपन स्पेस पे भरा हुआ है। द ओपन स्पेस वेयर द ब्लड इज गोइंग टू बी फिल्ड इज कॉल्ड एज साइनसेस। लिख दूं क्या यहाँ पे?
है साइनसेस। क्या होता है साइनसेस? है ओपन स्पेस वेयर blood is filled। ये क्लियर हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय साइनसेस? साइनसेस कॉकरोच की बॉडी पे पाया जाने वाला ओपन स्पेस है जहां पर इनका ब्लड फिल्ड होता है। मेरे बच्चों, मेरे लाल, समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर कहानी ये है कि इनके पास ना बहुत सारे साइनसेस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग लोकेशन के साइनस होते हैं। जैसे कि इनके पास एक साइनस होता है जिसे आप कहते हैं हेड साइनस, मतलब आपके मुंडी पर खाली स्पेस है जहां पे ब्लड भरा है, हेड साइनस। एक होता है पेरिकार्डियल साइनस। साइनस नहीं लिखूंगी क्योंकि जगह नहीं है इधर, अरे लिख देती हूँ नहीं तो फिर तुम मेरा ही दिमाग खराब करोगे। पेरिकार्डियल साइनस जहां पे हार्ट होता है। फिर होता है पेरीविसरल साइनस। फिर होता है पेरीविसरल साइनस जहां पे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब, ठीक है। एक होता है पेरीन्यूरल साइनस। पेरीन्यूरल साइनस जहां पर क्या होता है? पेरीन्यूरल साइनस जहां पर इनकी वर्टिब्रल इनकी नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। कंपोनेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो ये बात आपको कहानी सब क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में? ब्लड के बारे में बात हो गया, कलरलेस होता है, हार्ट कैसा है, वेसल्स कैसी हैं, साइनसेस कैसे, ओके। अब इनको कलेक्टिवली एज अ यूनिट की तरह हम कंसिडर करेंगे। ये कहानी सबको क्लियर हो गई कि इतने टाइप का होता है, ये हमारे कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद समथिंग अबाउट व्हाट बच्चों? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ हेड, इजंट इट? चलो हेड ड्रॉ कर लेती हूँ पहले मैं। ये है कॉकरोच का प्यारा सा हेड, ठीक है ना, कॉकरोच का प्यारा सा हेड। नाउ ओके, चलो थोड़ा लंबा बनाते तो चलता, पर कोई बात नहीं। अब इस पे सेगमेंट्स भी बना ही लो। आ जाओ। तो ये बना लो कॉकरोच का बॉडी। अब कॉकरोच का हम कैसा व्यू देख रहे हैं वो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। कॉकरोच का हम कैसा व्यू देख रहे हैं, आई थिंक यू पीपल गॉट इट नो, ठीक है। ये हेड है इनका नीचे, ओके, दे आर वेरी हैप्पी, हु। अभी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, ओके। चलो, बहुत वियर्ड है बट लेट इट बी, अभी तो अपने को समझने से मतलब है। चलिए, सबसे पहले कॉकरोच की जो बॉडी है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इनकी बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, पर इंटरनली ये ऐसे डिवाइड होते हैं। हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेगमेंट आपको दिखाई देते हैं, पर इनकी बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंट है, और इंटरनल जो सेगमेंट होते हैं वो होते हैं डायफ्राम से। लेबल करूँ मैं? इनकी बॉडी में जो इंटरनल सेगमेंट है वो है डायफ्राम से, ठीक है, ओके। डायफ्राम क्या होता है? हमारी बॉडी में भी डायफ्राम होता है। हमारी बॉडी में सेपरेटिंग स्ट्रक्चर है डायफ्राम। हमारी बॉडी में छाती का ऊपर का हिस्सा, डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा छाती, नीचे का हिस्सा एब्डोमेन पढ़ा है हम लोगों ने। पर इनके डायफ्राम में बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। इनके डायफ्राम की बहुत सारी ओपनिंग है, बहुत लॉट्स ऑफ ओपनिंग, ये याद रखिएगा कि इनकी डायफ्राम की बहुत सारी ओपनिंग होती है, जबकि हमारे डायफ्राम में इतनी ओपनिंग्स नहीं होती, ठीक है। हमारे डायफ्राम में इतनी ओपनिंग नहीं होती। हमारे डायफ्राम में जो है, ये मुझे बहुत ही वियर्ड स्ट्रक्चर लग रहा है, थोड़ा मैं अच्छा बनाती हूँ यार बच्चों, ठीक है। आ जाओ, मैं थोड़ा सा अच्छा सा बनाना आती हूँ। ये क्या हुआ? अब क्लियर हो गया। तो इनके बॉडी में क्या है? इनके बॉडी में भैया ऐसा है कि बहुत सारे डायफ्राम तो 3 ही है, पर इनका डायफ्राम जो होता है वो होता है ओपन, ठीक है। मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है चीज़ों को। हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ठीक। अब सही है, थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है। सो दिस इज द डायफ्राम, ओके। कोई बात नहीं, डायफ्राम की पोजीशन हम वही रखते हैं, ठीक है। ये एक डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये हो गया डायफ्राम, डन। अब ये हो गया हेड, दिस इज द हेड, ओके। नाउ अब कहाँ पर आपको ओपन स्पेस दिख रहा है? थोड़ा सा मैं मोटा पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ
कहाँ कहाँ पर आपको ओपन स्पेस दिख रहा है? एक ओपन स्पेस ये दिख रहा है, एक ओपन स्पेस ये दिख रहा है, एक ओपन स्पेस ये दिख रहा है। पहले मैं नंबरिंग कर देती हूँ, एक ओपन स्पेस ये, एक ओपन स्पेस ये, एक ओपन स्पेस ये और एक ओपन स्पेस ये। स्पेस को याद रखिएगा, कितने ओपन स्पेस हैं? 4। अब हार्ट, हार्ट हमारा कैसा था? डॉर्सल। और कितने चैम्बर हार्ट है बच्चों हमारे पास? 13 चैम्बर हार्ट। चलो बना ले 13 चैम्बर हार्ट। ये एक बना लो, एक, ठीक है, फिर 2, ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने बन गए यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, हर हार्ट को कनेक्ट कर दो। ठीक है, कनेक्ट कर दो। कैसा दिख रहा है? ट्यूब जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम्हारा हार्ट देख लो, ट्यूब जैसा दिख रहा है ना? हाँ मैडम, ट्यूब जैसा तो दिख रहा है बेटा, इसीलिए तो इसको ट्यूब्यूलर हार्ट कहते हैं हम लोग। कौन सा हार्ट कहते हैं हम लोग इसको? ट्यूब्यूलर हार्ट। डन। और ये हो गई आपकी आयोटा। ठीक, लेबल करें तो हार्ट कैसा है इनका? हार्ट कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल? कैसा है ये हार्ट? ट्यूब्यूलर हार्ट है। कैसा हार्ट है इनका? ट्यूब्यूलर हार्ट है, ट्यूब जैसा दिख रहा है। ये बॉडी का कौन सा हिस्सा है? डॉर्सल पार्ट। कौन सा पार्ट है बच्चों? ये डॉर्सल पार्ट। तो आपका हार्ट क्या है? डॉर्सल पार्ट। अब आप अभी हमने काउंट किया था कि ये ओपन स्पेस था, तो बेटा मेरे बच्चों हार्ट जिस ओपन स्पेस में रहता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। हार्ट जिस ओपन स्पेस में रहता है उसे हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। हम इसे हम इसे PCS भी कहेंगे। ठीक है, तो यह भूल ना जाना। ठीक है, तो बच्चों हार्ट आपका कैसा है? पीछे की ओर है। ठीक है, हार्ट कैसा है आपका? पीछे की ओर है, ट्यूब्यूलर है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आगे बात कर रहे हैं, भी टेंशन ना लो है। उसके बाद जितने भी आपके माँ डाइजेस्टिव वाइजेस्टिव, ये क्रॉप हो गया, ठीक है, फिर क्रॉप जो है गिजार्ड हो गया, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑल द सिस्टम, यहाँ पे क्या रहते हैं आपके? सिस्टम। तो सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं? विसरल ऑर्गन्स आते हैं कि नहीं आते? तो ये कौन सा साइनस हो गया बच्चों हमारा? ये हो गया पेरी विसरल साइनस। कौन सा साइनस हो गया ये हो गया पेरी विसरल साइनस। ठीक है, इसको आप कहते हैं PVS, पेरीविसरल साइनस। और इनकी जो नर्व कॉर्ड, देखो ये वाला हिस्सा है इनका वेंट्रल हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों इनका? वेंट्रल हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है इनका? डॉर्सल हिस्सा। दिस इज द डॉर्सल पार्ट, दिस इज द वेंट्रल पार्ट। डॉर्सल पार्ट में हार्ट है, वेंट्रल पार्ट में क्या है? वेंट्रल पार्ट में है इनकी डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये डॉर्सल पार्ट में क्या है इनका? डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। हालांकि इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या हो गई अपनी नर्व कॉर्ड, ये क्या हो गई अपनी बच्चों? नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये हो गई अपनी नर्व कॉर्ड। डन। अब नर्व कॉर्ड जिस एरिया में रहता है वो कौन सा साइनस हो गया? वो हो गया पेरी न्यूरल साइनस। कौन सा साइनस हो गया बच्चों? पेरी न्यूरल साइनस। गेटिंग माय पॉइंट? हाउ मेनी साइनस यू हैव लर्नड? यू हैव लर्न पेरिकार्डियल साइनस जिसमें हार्ट है, पेरीविसरल साइनस जिसमें विसरल ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं, पेरीन्यूरल साइनस जिसमें आपका नर्व कॉर्ड होता है, हेड साइनस, ये है हेड साइनस जहां पे आपके हेड वाले पार्ट हैं, दिस इज द हेड साइनस। डन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब साइनसेस क्लियर हो गए कि कहां कहां पर क्या क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि फ्लो कैसा है ब्लड का। ठीक है, हम आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लो कैसा है ब्लड का। इसके लिए मैं रेड कलर का पेन सिलेक्ट कर रही हूँ। रेड सिलेक्ट करूँ? रेड, हाँ रेड ही करती हूँ, पर बस आप एरो को देखते जाना। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि इनका जो ब्लड फ्लो है वो पीछे से आगे की ओर है, मतलब ब्लड जो है वो यहाँ से घुसता है, यहाँ से निकलता है। ये है इनकी आयोटा। आयोटा जो है इनकी सबसे फेमस ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड इनका पीछे से घुसेगा और आगे से निकलेगा। ठीक है, तो मैडम पीछे से कैसे घुसेगा? क्योंकि एट द रुकिए मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ। देखो इस एंड पे हार्ट क्लोज्ड है, इस एंड पे हार्ट क्या है? क्लोज्ड है। ये इसकी ब्यूटी है बेटा, ब्यूटी। ठीक है, अब इस एंड से तो हार्ट क्लोज है, तो ब्लड कैसे आप इस एंड पे घुसाओगे? ठीक है, अब समझना मेरी बात को। हर हार्ट के चैम्बर के दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है, ये देखो ये ओपनिंग्स है। ओके, ओपनिंग्स है। इन ओपनिंग्स को आप कहते हैं ऑस्टिया।
इन ओपनिंग्स को क्या कहते हो मेरे बच्चों? इन ओपनिंग्स को कहते हो आप ऑस्टिया, ठीक है। इन ओपनिंग को आप क्या कह दिए? ऑस्टिया, ठीक है। हार्ट के दोनों तरफ ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जिसे आप कहते हो ऑस्टिया, ऐसे ऐसे बना सकते हैं हम लोग। नाउ अब ब्लड का फ्लो शुरू कहाँ से होगा? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कहाँ से ब्लड शुरू होगा? अभी ब्लड कहाँ है? रेड कलर का पेन लेना, पिंक लूं कि रेड लूं? ब्लू ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे है आपका ब्लड, ठीक है, यहाँ पर ब्लड है आपका। अब आपका ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा पता है? आपका ब्लड जाएगा सबसे पहले यहाँ पर पेरीन्यूरल साइनस पे। हेड साइनस से शुरू किया है, हेड साइनस पे ब्लड भरा हुआ है, पेरीन्यूरल साइनस पे ब्लड आ गया, ठीक है। अब पेरीन्यूरल साइनस पे ये दीवारें आपको दिख रही हैं जिनको आप क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम कैसा होता है? परफोरेटेड होता है, या यहाँ पे लिखा भी हम लोगों ने कि लॉट्स ऑफ ओपनिंग, ठीक है, ओके, परफोरेटेड, ठीक है। इनका जो डायफ्राम कैसा होता है? परफोरेटेड होता है, छेद वाला होता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि इनका डायफ्राम कैसा है मेरे बच्चों? छेद वाला है। अब हेड साइनस से ब्लड आया पेरीन्यूरल साइनस में, पेरीन्यूरल साइनस पे जो डायफ्राम है उससे ब्लड, जो छेद है डायफ्राम के, उससे ब्लड बाहर निकला। ब्लड बाहर निकला तो अब ये ब्लड कहाँ पर आ गया हमारे पास? पेरीविसरल साइनस पे। कहाँ पर आ गया? पेरीविसरल साइनस पे। ब्लड तो आपका कलरलेस है, पेरीविसरल साइनस पे पूरा ब्लड भरा हुआ है। ब्लड कहाँ पर आ गया? एरो देखते जाना, पेरीविसरल साइनस पे ब्लड आ गया। पेरीविसरल साइनस जहाँ पे आपके पूरे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। पेरीविसरल साइनस के बाद अब आपका जो ब्लड है वो पेरीविसरल साइनस से होते हुए इन ऑस्टिया को चीरते हुए, मतलब ऑस्टिया को चीरोगे क्यों, ओपनिंग है, इन ऑस्टिया के माध्यम से हार्ट में घुस जाता है, ठीक है। हार्ट में घुस गया, ये पेरी, देखो एक ही कलर के हो गए तो क्लियर ही नहीं हो रहा है ना, ये देखो ये भी एक ही कलर हो जाएगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ घुस गया, यहाँ घुस गया, यहाँ घुस गया, ठीक है। तो यहाँ से ओपनिंग से घुसता जा रहा है, ये ओपनिंग से घुस गया, घुस गया, घुस गया, घुस गया, ठीक है। तो ओपनिंग से आपका जो ब्लड है ऑस्टिया से घुस गया, यहाँ पर भी घुसा दो, घुस गया, यहाँ पर भी घुसा दो, घुस गया, और आपका पूरा ब्लड कहाँ पर आ गया? अब ये ब्लड कहाँ पर आ गया बच्चों? एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से के बाद वो कहाँ ओपन हो जाएगा? हेड साइनस में। फिर हेड साइनस से कहाँ की ओर चला जाएगा? पेरीन्यूरल साइनस पे। तो ब्लड का फ्लो कैसा है बोलिए, शुरू करते हैं एओर्टा से। इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, तो हार्ट कहाँ है? पीछे की ओर। न्यूरल कॉर्ड कहाँ है? आगे की ओर। हार्ट जिस साइनस में? पेरीविसरल, पेरिकार्डियल साइनस। नर्व कॉर्ड जहाँ पे? पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है। हाँ, ब्लड फ्लो कहाँ से है? ब्लड फ्लो, एओर्टा ने ब्लड दिया हार्ट को, हेड को, हेड से ब्लड आया पेरीन्यूरल साइनस पे, पेरीन्यूरल साइनस में डायफ्राम से होते हुए ब्लड कहाँ पर आया? पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस पे के ऊपर भी एक डायफ्राम है, उसको चीरते हुए ब्लड कहाँ पर आया? हार्ट में आया, और फिर हार्ट से कहाँ पर आया? हार्ट से कहाँ पे आया? हेड साइनस की ओर। मुझे थोड़ी जगह मिल जाती तो मैं लिख डालती। आ जाओ देखते हैं क्या हो सकता है, आइए। अरे यार, हाँ आ जाओ देखें क्या है, जगह कहाँ पर है, थोड़ी सी मिल जाए तो सही रहे। तो रेस्पिरेटरी आ गया, कह रहे अभी समझाती हूँ तुम्हें। तो ब्लड फ्लो यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखो ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर है? ब्लड फ्लो, आ जाओ ब्लड फ्लो को देखते हैं, आ जाओ इधर। ब्लड फ्लो कहाँ से है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा से, ओहो, एओर्टा से आप कहाँ की ओर गए? AORTA, एओर्टा से आप कहाँ गए? हेड साइनस, हेड साइनस से आप कहाँ गए? पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस से आप कहाँ गए? पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस से आप कहाँ गए? पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस से आप कहाँ आए? एओर्टा में। दिस इज द ब्लड फ्लो, दिस इज द ब्लड फ्लो बच्चों, दिस इज द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। एक चीज़ और आपको मैं ध्यान से समझा दूं, देखिए जैसे हमारे हार्ट में भी वॉल्स होते हैं ना, वैसे इनके भी वॉल्स है, जैसे ऑस्टिया है। अब आप देख रहे हो कि दोनों जो चैम्बर, सपोज दैट कि ये एक चैम्बर है, ठीक है, मैं बनाती हूँ, देख लो ध्यान से समझना, ये देखो। अब यहाँ पर एक ओपनिंग है, दिस इज वन ओपनिंग एंड दिस इज सेकेंड ओपनिंग, इजंट इट, ठीक है। तो ये हो गए अपने ऑस्टिया, ये क्या हो गए अपने ऑस्टिया, ये हो गए ना, ये ऑस्टिया हो गए, ओके। अब कहानी ये है कि ऑस्टिया में ब्लड कहाँ से भरता है? या तो ये भरेगा पेरीविसरल से भरेगा, पेरीविसरल साइनस से भर रहा है, ठीक है। पीवीएस से जो ब्लड है वो ऑस्टिया से भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है।
बट वंस अगर हार्ट को क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, हार्ट को क्या होना है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर ये ऑस्टिया खुले रहे तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी यहाँ से जो इनका हीमोलिम्फ है वो हार्ट में भरता जाएगा। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ऑस्टिया को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑस्टिया को अगर बंद करना है तो यहाँ पर कोई ना कोई वॉल्व्स होने जरूरी हैं, तो ऑस्टिया इज गार्डेड बाय द वॉल्व्स। इवन आप देख रहे हो कि ईच हार्ट चैम्बर इज कनेक्टेड विद लाइक दिस, इजंट इट, ऐसा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, ताकि बैक फ्लो ना हो कभी भी, एक से गए तो दूसरे में गए, दूसरे से जाओ तीसरे, तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। तो जो वॉल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, ऑस्टिया में से बंद हो जाते हैं ताकि अभी ब्लड एंट्री ना करे सिस्टोल के समय। एक बार जब ये वॉल्व बंद हो गया तो उसके बाद कभी भी इसका ब्लड इस पे ना आए, तो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जो कि ह्यूमन हार्ट में भी है। इनके भी कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, जैसे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। आ जाओ अब आगे पढ़ते हैं कि काम कैसे करते हैं। चलो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे रब करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ब्लड फ्लो सबको समझ में आ गया, ये भी क्लियर कर दूँ मैं। हाँ, अब कहाँ पे अपन थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी क्लियर कर देते हैं ना, तो थोड़ा सफाई हो जाएगी। सफाई जीवन में बहुत ज़रूरी है ना, बिना सफाई के काम नहीं हो पाएगा अपना। ओके ओके, चलिए आ जाइए, अब अपन लोग बनाते हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि हालांकि ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, मतलब जेन्युइनली ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको जानने की ज़रूरत थी वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जान लो। अच्छा, ये तो जानने की ज़रूरत है, जैसे 13 चैम्बर्ड हार्ट है, तो हर चैम्बर के पास एक ऐसी फैन शेप की, इट इज़ लाइक दैट ओनली है, ऐसी फैन शेप की मसल्स होती हैं जिन्हें आप कहते हैं एलियरी मसल्स, एलियरी मसल्स। अब यहाँ पे मैं पूरे में बना नहीं पा रही हूँ, मैं आपको यहाँ दिखा ज़रूर सकती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, हर चेम्बर के पास आपको ऐसी ट्रायंगुलर फैन शेप की मसल्स दिखाई देंगी, जैसे वो चाइनीज़ फैन होते हैं ना वैसा, ठीक है। तो ऐसी आपको हर चेम्बर पे दिखाई देंगी। कितने चेम्बर हार्ट है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ही कैसे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 मान लो, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना कि 13 चैम्बर्ड हार्ट में 12 पेयर ही एलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि हार्ट के ये 12 पेयर एलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो हर हार्ट के पेयर के पास ऐसी एलियरी मसल्स पाई जाती हैं। Now what is the role of एलियरी मसल? Listen to me very carefully. देखिए, ठीक है, 12 पेयर एलियरी, ऐसा लग रहा है कि उड़ने वाला है, isn't it? ठीक है, तो हर हार्ट के चेम्बर के पास एलियरी मसल्स होती हैं। What is the role of एलियरी मसल? Listen to me very carefully. देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से ही ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा इसमें, तो ऐसा नहीं है। देयर आर अदर फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बच्चों, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा और ब्लड फ्लो होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर अदर फैक्टर जो सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनमें से एक फैक्टर आपकी एलियरी मसल्स भी हैं। देखो, जब हम एलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम एलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पेरिकार्डियल साइनस का जो क्या कहते हैं अपन, सपोज दैट कि ब्लड कहाँ भरा हुआ है, पेरीविसरल साइनस पे, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, सपोज दैट, सोचो ऐसा, पेरीविसरल साइनस से ब्लड को जाना है पेरिकार्डियल साइनस पे, तो कैसे जाएगा? आपको भी ये चीज़ पता है कि अगर किसी एक जगह से हम ब्लड को दूसरी जगह भेजते हैं तो प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ब्लड हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर बहता है। तो अगर यहाँ पे ब्लड है, इसका मतलब ये कि इस जगह पर अभी ब्लड का फ्लो, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाना है? पेरिकार्डियल साइनस पे, हार्ट के पास जाना है। तो जो एलियरी मसल्स होती हैं वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, नॉट हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्जैक्टली एलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब एलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, पेरिकार्डियल साइनस, ये बड़ा हो जाता है। जब पेरिकार्डियल साइनस बड़ा हो जाएगा तो इट विल मेक द प्रेशर ऑन टू द पेरीविसरल साइनस। देन जब दबाव इस पर बढ़ जाएगा, जब क्या बढ़ जाएगा बच्चों? दबाव बढ़ जाएगा। जब क्या हो जाएगा बच्चों? दबाव बढ़ जाएगा।
ओहो, जब क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा तो आपका जो ब्लड है वो पेरीविसरल साइनस से कहाँ की ओर चला जाएगा, पेरिकार्डियल साइनस में। लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि अगर आपकी इलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, तो जो साइनस का स्पेस है वो बड़ा हो जाता है। साइनस का स्पेस बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो दूसरे साइनस पे प्रेशर बनाएगा। जब दूसरे साइनस पे प्रेशर बनाएगा तो यहाँ पर जो ब्लड आया है वो सीधे ऑस्टिया से घुस जाएगा हार्ट की ओर। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसमें भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर इनका मूवमेंट कैसा होता है, पल्सेटाइल मूवमेंट होता है, पिचक 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 पिचक। ठीक है, तो ऐसे पिचक 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 पिचक। ठीक है, 1 मिनट में 50 बार बीट करते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सिस्टोल, रिलैक्स हो रहे हैं तो डायस्टोल। बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो मैंने इमेज बनाई है ये क्लियर हो गया ना। एलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एलियरी मसल रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ ब्लड। Aliary muscle, regulate the flow of blood, that's it. So once the Aliary muscle got contracted, it will increases the space, sinus space, pericardial space. It will make the pressure onto the perivisceral sinus. दबाव बढ़ेगा तो ब्लड खटसट से घुस जाएगा हार्ट में। फिर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पिचक, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर पिचक 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 पिचक, ऐसे करके हेड साइनस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब जो इमेज इसमें दी हुई है वो देख लेते हैं, आ जाइए। सो ये हार्ट के चैम्बर हैं, ये इसके इंटीरियर एओर्टा है जो कि हेड साइनस में खुलेगी। ये एलियरी मसल हैं, 13 चैम्बर के लिए 12 पेयर है एलियरी चैम्बर एलियरी मसल होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है, ये कॉकरोच का डायग्राम है जिसमें ये है इनका एंटीना, ठीक है, ये है इनकी एओर्टा, ये है इनका हेड साइनस, दिस इज द हेड साइनस। ओके, HS लिख दे रही हूँ मैं। हेड साइनस में ब्लड खुला और फिर वहाँ से होते हुए हेड साइनस में भी गया और साथ ही साथ कहाँ पर आया, पेरीन्यूरल साइनस में आया। पेरीन्यूरल साइनस कहाँ है, हाँ ये पेरीन्यूरल साइनस में आया। पेरीन्यूरल साइनस से डायफ्राम है, यहाँ से ब्लड निकलकर जो है कहाँ गया, पेरीविसरल साइनस में। पेरीविसरल साइनस से डायफ्राम से होते हुए कहाँ पर गया, ऑस्टिया। देखो यहाँ छेद बने हुए हैं, इट इज द छेद। यहाँ से ब्लड कहाँ पर आ गया, आपके हार्ट पर आ गया ऑस्टिया से होते हुए। ठीक है, और आपका हार्ट कहाँ पर है, पेरिकार्डियल साइनस पे। ठीक है, ये विंग है। ठीक है, ये आपका डायग्राम क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, थोड़ा अपन लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का थ्योरी तो पढ़ा ही नहीं। आ जाओ, थ्योरी कौन पढ़ेगा, शुरू करें। ये है, चलिए। सो इनके में ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड रहती है। आपने देखा किसमें एओर्टा पाई गई। ब्लड किस में ओपन होता है, हीमोसील में ओपन होता है। इट इज़ द ओपन स्पेस, इट इज़ अ बॉडी कैविटी स्पेस जिसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ रहता है। इसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। हीमोसाइट में कौन सी है भैया, प्रोल्यूकोसाइट। ठीक है, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब heart of the cockroach is elongated and muscular. It is differentiated into the funnel shaped chamber with ostia on either side. दोनों साइड में उनके क्या होते हैं बच्चों, ऑस्टिया पाए जाते हैं। ठीक है, blood from sinuses enter the heart through the ostia and pumped entirely to the sinus again. ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। तो ये हो गया इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बच्चों। तो अब हम बात करने वाले हैं किस और चीज़ की, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो कि अभी हमने सीखा। नाउ अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन ऑफ द कॉकरोच। क्या बोलता है ये, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड द रेस्पिरेशन सिस्टम, क्योंकि इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी नीड फुलफिल कर पाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या होता ही नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रहता, इसलिए बॉडी के जितने ऑर्गन है वो सब उस पर नहाते रहते हैं और प्रेशर का मेंटेनेंस जीरो है। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गन को आप परफेक्ट टाइमिंग पे उसका ब्लड और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करोगे, ब्लड नहीं ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करोगे, तो उसका जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए हमको कुछ ऐसा सिस्टम कॉकरोच में डिजाइन करने की जरूरत पड़ी ताकि जो ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं वो डायरेक्टली ऑर्गन को डिलीवर किया जा सके। तो क्या करेंगे अपन लोग, सोचो क्या करेंगे हम लोग। अब आप देखते हो क्या करना है। देखिए, इनके में सिस्टम जो पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए वो होता है ट्रैकियल सिस्टम। अब ऐसी ही ट्रैकिया आपकी बॉडी में भी पाई जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए रेस्पिरेशन के लिए इनके पास होता है ट्रैकियल सिस्टम। अब ट्रैकिया तो मैडम हमने सुना है, पर ये ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है आप समझना। ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब।
ठीक है। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब जो कि बाइफर्केट होती है आपके लंग्स में, और उसके बहुत सारे बाइफर्केशन होते जाते हैं। यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम का मतलब ये है, ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब, इजंट इट? ये क्या है आपकी? स्ट्रेट ट्यूब है। यहाँ पर ये ट्यूब जो है वो बॉडी के अंदर तक घुस जाती है, बिल्कुल ऑर्गन की सेल तक घुसी हुई रहती है। तो ये पूरा ब्रांच्ड एक सिस्टम बना देती है आपकी बॉडी में। ट्रैकियल जो आपका जो ट्रैकियल सिस्टम है ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाइस तक ही होता है, उसके बाद एल्वियलाइज में खुल जाता है, ऑर्गन और सेल्स तक थोड़ी जाता है। इनका सिस्टम पूरा सेल्स तक जाता है, ठीक है। इनकी बॉडी को अगर हम देखें बच्चों, इनकी बॉडी को अगर हम देखें तो इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, मैं आपको ना डायरेक्ट इमेज ही दिखा देती हूँ, फालतू ड्रॉ क्यों करना है, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम, इनकी बॉडी में ट्यूब का सिस्टम होता है, इनकी बॉडी में ट्यूब सिस्टम होता है। एक पॉइंट, नो रिलेशन between blood and blood vascular system and respiratory system, ठीक है। जरूरत ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है ना इसकी। अब इनकी बॉडी में नॉस्ट्रिल इक्विवेलेंट देयर इज ओपनिंग, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग होती हैं इनके में। इन ओपनिंग्स को आप कहते हैं स्पाइरिकल्स। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से देखेंगे, आ जाओ इधर। सो ये है इनका हेड, ये है इनका थॉरेक्स 1 2 3, ठीक है, ओके। ये है इनका एब्डोमेन, ये है इनका एब्डोमेन। अब बहुत जल्दी बना रही हूँ, हैं, चलो। तो इनके स्पाइरिकल्स जो होते हैं, ठीक है, 10 पेयर स्पाइरिकल हैं। स्पाइरिकल क्या है? स्पाइरिकल क्या है? सबसे पहले अपन को तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द स्पाइरिकल। नाउ देख लो स्पाइरिकल क्या होते हैं, ओके, आ जाओ, ओके। तो इनके एब्डोमेन में और इनके थॉरेक्स में होती हैं ओपनिंग्स, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर और 8 पेयर, ठीक है। ये ओपनिंग जो आपको दिखाई दे रही है इसे आप कहते हैं स्पाइरिकल, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स आर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन नॉस्ट्रिल। आ गई बात समझ में? क्या बोला मैंने? जैसे तुम अपनी नाक से सांस लेते हो ना, बाबा रामदेव का योगा करते हो ना, तो हम अपनी नाक नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वैसे ही इनकी पूरी बॉडी में छेद पाए जाते हैं, इन्हें आप स्पाइरिकल के नाम से जानते हैं। स्पाइरिकल इज इक्विवेलेंट टू द ह्यूमन नॉस्ट्रिल, जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। वी हैव 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, जिसमें 2 पेयर जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं थॉरेक्स में। कहाँ होते हैं? थॉरेक्स में। और जो 8 पेयर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एब्डोमेन में। समझ में आ गई बात? तो इनके पास 10 पेयर ओपनिंग होती हैं, जिसमें 2 पेयर तो इनके थॉरेक्स वाले एरिया पे है और 8 पेयर इनके एब्डोमेन में है, ठीक है। 2 पेयर यहाँ पे बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आ गई बात समझ में? इतनी कोई टेंशन। आगे बढ़ते हैं। इमेज देखो सीधा, आप तो सीधे इमेज देखो, आप तो इधर उधर की बातें ही ना करो, हैं। नाउ वेयर इज द डायग्राम ऑफ स्पाइरिकल? ओके, देखिए अब यहाँ पर इनकी पूरी बॉडी दी हुई है। अब हम काउंट करेंगे, रेड कलर से देखते हैं, हाँ। तो अब हम लोग काउंट करते हैं कितने नंबर स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक थोरेसिक वाला, मैं इसको TS लिख दे रही हूँ, TS1, ठीक है। दूसरा थोरेसिक वाला कहाँ पर है बाबा? दूसरा थोरेसिक वाला तो दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ। तो थोरेसिक में है 2, एक्चुअली ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो थोरेसिक में कितने हो गए? 2, ठीक है। उसके बाद एब्डोमेन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही बात है। एब्डोमेन में भी कितने हैं? 8, ठीक है। तो थोरेसिक में कितने हो गए? 2, और एब्डोमेन में कितने हो गए? 8, ठीक है, ओके। नाउ अगर आप एक स्पाइरिकल को खोल कर देखें, ठीक है, स्पाइरिकल जो होता है इट इज़ द ओपनिंग। अच्छा, कहानी ये है कि ये स्पाइरिकल कहाँ प्रेजेंट है? इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इनकी बॉडी में डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसा है कॉकरोच का मेरे बच्चों? रेस्पिरेशन है कॉकरोच का डायरेक्ट,
डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट टू द सेल डायरेक्ट पहुंचोगे आप, आपको बिल्कुल बीच में ब्लड की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली हमारा ऑक्सीजन किससे सप्लाई होता है? थ्रू द ब्लड। इनके में कोई टेंशन नहीं है, इनके में एनवायरनमेंट से जो है सीधे से जन्न से आता है, क्या आता है बोलेंगे? इनके एनवायरनमेंट में जन्न से आता है आप ऑक्सीजन, और सीधे जो है ब्लड सीधे सेल की ओर पहुंच जाता है। अपने में पहले आएगा, फिर ब्लड में मिक्स होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, इनके में सीधे। तो ये कैसा रेस्पिरेशन शो करते हैं बच्चों? डायरेक्ट रेस्पिरेशन शो करते हैं। अब अगर आप देखें, मैं इसको क्लियर करती हूँ, देन यू विल नो। आ जाओ, देखो ये चीज़ कहानी क्या बोल रही हूँ मैं। आओ, अब एक जो ये आपका स्पाइरिकल है, लुक एट दिस। एक स्पाइरिकल जो है वो देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्पाइरिकल पूरा ब्रांच स्ट्रक्चर बने जा रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर एब्डोमिनल सेगमेंट के लिए अपने अपने स्पाइरिकल्स होते हैं। सो ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके का होता है। द स्पाइरिकल इज लुकिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। ये जो ऐसा होता है, ओके। एंड यहाँ पर होती है क्यूटिकुलर रिंग, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो एक स्पाइरिकल जो है, वो जो ट्रैकियल सिस्टम है, अगर आप बात करें स्पाइरिकल, तो ये हो गया, दिस इज द स्पाइरिकल। ये हो गया इनका ट्रैकिया, ये हो गया इनका ट्रैकियोल, और एक ट्रैकियोल दूसरे ट्रैकियोल से जुड़ा रहेगा। मतलब एक्चुअली ये ट्रैकियोल जो है ये मसल से जुड़ा रहता है। अभी हम इसका भी डायग्राम देखेंगे। आ जाइए, क्या है कहानी। हमको ये समझ में आ गया कि वी हैव 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ध्यान से देखना जो मैं कह रही हूँ। तो हमने ये पूरी बॉडी है, सपोज दैट ये कॉकरोच की बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। अब इनकी बॉडी पर ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप कहते हैं स्पाइरिकल। स्पाइरिकल से ऑक्सीजन की एंट्री होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है। इसमें ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। इन रिंग स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्यूटिकुलर रिंग। कौन से रिंग कहते हैं? क्यूटिकुलर रिंग, ठीक है। इन रिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्यूटिकुलर रिंग, ओके। हमारे में कैसे रिंग पाई जाती है? हमारे में बच्चों पाई जाती है काइटिनियस रिंग। इनके में कैसे रिंग पाई जाती है? क्यूटिकुलर रिंग। क्यूटिकुलर रिंग करती क्या है? ये इनको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है और ये इनको सपोर्ट देती है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि क्यूटिकुलर रिंग सपोर्ट देती है और प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, ठीक है, ओके। तो क्यूटिकुलर रिंग होती हैं जो कि ट्रैकियल सिस्टम को सपोर्ट देती हैं और ट्रैकियल सिस्टम या जो आप इनका ट्रैकिया होता है उसको पिचकने से बचाती हैं, ठीक। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई परेशानी तो नहीं। क्यूटिकल अगर आप देखें नाउ, अगर आप ओपनिंग की ओर देखें, ठीक है, स्पाइरिकल की ये ओपनिंग है, सपोज दैट ये ओपनिंग है। तो जैसे आपके नॉस्ट्रिल में जो है हेयर्स होते हैं, वैसे ही स्पाइरिकल की ओपनिंग में ऐसे ब्रिसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्रिसल्स पाए जाते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड पार्टिकल को अंदर आने से। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नाउ अब हमको ये बात समझनी जरूरी है, सपोज दैट कि ये अपना स्पाइरिकल है, ठीक है, ये अपना स्पाइरिकल है बेटा। तो ऐसा है कि स्पाइरिकल का शेप हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। स्पाइरिकल का शेप हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके चारों तरफ, किसी और पेन से बना देती हूँ, इसके चारों तरफ हमारे पास क्यूटिकुलर स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। स्क्लेराइड आपको पता ही होगा। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? क्यूटिकुलर स्क्लेराइड। इन क्यूटिकुलर स्क्लेराइड्स को हम पता है क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ पे लिखा है पेरिट्रीम। क्या कहलाता है बच्चों? पेरिट्रीम। पेरिट्रीम का काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द opening of स्पाइरिकल। ये बात आपको क्लियर हो गई कि क्या मेंटेन करता है? देखो यहाँ पे दिया भी है, देखो ये दिया है इतना मोटा मोटा, ये होता है पेरिट्रीम, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, ओपनिंग कोलैप्स ना हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्पाइरिकल पूरे दिन खुले रहते हैं? अगर स्पाइरिकल पूरे दिन खुले रहेंगे तो जो हीमोलिम्फ का पानी वानी है वो सब एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा नहीं खुले रहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो हमेशा नहीं खुले रहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इनके क्या कहते हैं इसको, इनके दोनों तरफ ये इस एरिया पे,
इस एरिया पे स्पाइरिकल के दोनों तरफ मसल्स होती हैं जो उनको तब खोलती हैं जब उन्हें ओपन होना है गैसेज। वैसे तो गैसेज एक्सचेंज पूरे दिन होता है, पर कुछ इंटरवल के लिए, ठीक है, कुछ इंटरवल के लिए हमको स्पाइरिकल को क्लोज रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पूरा पानी एवोपरेट हो जाएगा। फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के स्पाइरिकल्स हमेशा खुले हुए रहते हैं। नाउ व्हाट इज द एट्रियम? एट्रियम इज द ओपन स्पेस जहां पर आप गैसेस को भरते हैं। ये हो गया स्पाइरिकल ओपनिंग, ये हो गया क्यूटिकुलर विच इज कॉल्ड एज पेरिट्रियम विच मेंटेन द शेप ऑफ स्पाइरिकल, ये हो गया ट्रैकिया। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रैकिया की ब्रांचेस हो रही हैं। द ब्रांचेस इज कॉल्ड एज ट्रैक्यूल्स, ठीक है, जैसे आपका ट्रैकिया था, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स था, वैसे इनका क्या होता है ट्रैक्यूल। अब हमारा जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल इट विल ओपन इनटू द एल्विलाई, बट दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मसल्स और टिश्यूज। डन। सो यहाँ से जब आप कोई ऑक्सीजन मूव करेंगे, सपोज दैट कि अगर आपने यहाँ से क्या मूव किया, ऑक्सीजन मूव किया, ये ऑक्सीजन आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है, ठीक है, आ रहा आ रहा आ रहा है, तो यहाँ पर हमको किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ट्रैक्यूल्स का जो एंड है वो डायरेक्टली मसल से अटैच है, तो आप जो भी ऑक्सीजन लेके आओगे वो डायरेक्टली मसल्स को छोड़ दोगे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए हमें ब्लड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की एंट्री होती है और डायरेक्टली मसल्स पे जाके खुलती है, बिकॉज जो ट्यूब्स हैं वो मसल्स पे जा के अटैच है, ताकि हम आसानी से गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? ये हमारे क्या थे ये बेटा? ये हमारा क्या था? ये हमारा ट्रैकियल सिस्टम था, जिसमें हमने देखा कि 2 स्पाइरिकल होते हैं थोरैक्स में, और 2 ये है थोरैक्स में 1 2 और 8 होते हैं, 2 पेयर होते हैं, और 2 पेयर होते हैं एब्डोमेन में, 8 पेयर होते हैं एब्डोमेन में, टोटल 10 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं। स्पाइरिकल्स आर इक्विवेलेंट टू द नॉस्ट्रल्स। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और चीज़ जो मैं भूल गई थी, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ, लेक्चर चल ही रहा है तो बता ही देती हूँ। चलो, इनका जो हार्ट होता है वो होता है न्यूरोजेनिक। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। समझ में आई बात? इनका हार्ट कैसा होता है बच्चों? न्यूरोजेनिक। अच्छा, ये कहानी आप समझना बात को। इनका जो हार्ट होता है वो नर्व से कंट्रोल होता है। समझ में आई बात? ये याद रखना कि इनका हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है वो ऑटो रेगुलेटरी है, हमारी हार्ट की मसल्स ही हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराती हैं, पर इनके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इनकी नर्व्स कराती हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में बस इतना ही पढ़ना है, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। रेस्पिरेशन पढ़ लें क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, that open through the 10 pair of holes called as spiracle present on the lateral side of the body. So अगर ये body है तो इनके lateral side मतलब किनारे किनारे present होते हैं। Thin branching tube, tracheal tube subdivided into the tracheoles, जो कि directly ऑक्सीजन को ले जाती है सारे पार्ट में। Opening of the spiracle regulated by the sphincter, ठीक है, ये याद रखना। मैंने आपको मसल्स बताई थी ना, अरे मानूंगा नहीं मैं, ठीक है, ये याद रखो कि ये जो आपका ओपनिंग है स्पाइरिकल का, यहाँ पर मसल्स होती हैं विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। कौन सी मसल होती हैं बच्चों? स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि स्पाइरिकल खुलते और बंद, खुलते और बंद, खुलते और बंद रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर स्पाइरिकल खुला रहेगा तो जितना भी वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा, इसलिए हमको उसको खोलते और बंद करते रहना पड़ता है। सो ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय द स्पाइरिकल्स। आगे बढ़ें, आ जाइए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय द डिफ्यूजन। वैसे भी गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन से ही होता है। सो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखो किस तरीके से एक्सचेंज होता है। ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैक्यूल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है ट्रैक्यूलर सेल, हालांकि वो ज़रूरत नहीं आपको। ये ट्रैक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली जाके देखो मसल्स में अटैच हो गए, ठीक है। अब क्या करना है? गैस एंड वाटर इंटरफेयर, ये छोड़ दो, ये अपन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्टली मसल से जुड़े हुए हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें अभी तक कोई परेशानी हुई क्या? नहीं हुई ना। तो ये हो गया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और आपका विच सिस्टम? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्लियर हो गया ना। अब हम एक और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना बच्चों। एक और चीज जो तुम्हें सीखनी है वो पता है क्या है? वो ये है बच्चों कि अगर तुम लोगों से ये सवाल आ जाए कि स्पाइरिकल, ठीक है, इसके बारे में तो हम जानते हैं कि ओपनिंग ही होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पर इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, पता है क्या? वो है स्टिग्माटा, ठीक है, स्टिग्माटा, ये दूसरा नाम भी हो सकता है, ठीक। उसका क्या नाम हो सकता है? स्टिग्माटा। डन। सो ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्पाइरिकल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिग्माटा। नाउ
अब वैसे तो मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा जान लो। देखो क्या होता है, हम लोगों को ये पता है कि कॉकरोच के ऊपर वाली जो प्लेट्स रहती हैं वो होती हैं टरगाइट, और नीचे वाली जो प्लेट रहती है मेरे लल्ला वो कौन सी होती है मेरे बच्चों, स्टर्नाइट। ठीक है, तो ये हो गई टरगाइट और ये हो गई स्टर्नाइट। टरगाइट और स्टर्नाइट के बीच में प्रेजेंट होती हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं पता है, इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं टर्गोस्टर्नल मसल। कौन सी मसल प्रेजेंट होती हैं, टर्गोस्टर्नल मसल। ठीक है, टर्गोस्टर्नल मसल का काम क्या होता है, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द, इसका काम क्या होता है, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द एरिया ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करो। जैसे कि मान लो कि स्पाइरिकल के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ चुका है, स्पाइरिकल के थ्रू जो ऑक्सीजन अंदर आया है वो ट्रैकियल ट्रंक में भर चुका है, देन विल डिलीवर द ऑक्सीजन टू द मसल, इजंट इट। हम ऑक्सीजन मसल को दे चुके हैं, ऑर्गन को दे चुके हैं, टिश्यू को दे चुके हैं इनके। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ऑक्सीजन दे दिए हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा, बदले में मसल टिश्यू ऑर्गन से आपको क्या मिलेगा, CO2। सीधी बात है। अब CO2 भर गई है पूरे पूरे आपके ट्रैकिया में, पूरे ट्रैकिया में भर चुकी है। अब क्या करना पड़ेगा, टर्गोस्टर्नल मसल को, एब्डोमिनल कैविटी को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, इन टरगाइट और स्टर्नाइट जो कि प्लेट्स हैं इनकी, थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो जब आप एक्सपायरेशन कर रहे हो बच्चों, जब तुम एक्सपायरेशन कर रहे हो तो ये जो टर्गोस्टर्नल मसल हैं ये क्या होंगी बोलिए, ये होंगी कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसी होंगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एयर जिसमें CO2 है वो एग्जिट होगा। ठीक है, अब अगर CO2 एग्जिट हो गया तो आपकी जो ट्रैकियल सिस्टम है वो खाली हो चुका है। अब आपकी टर्गोस्टर्नल मसल रिलैक्स होंगी और आपकी जो ट्रैकियल सिस्टम है उसका प्रेशर गिर जाएगा, एयर प्रेशर, और हमेशा जो एयर का मूवमेंट होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर होता है। तो जब ट्रैकियल सिस्टम में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, CO2 का प्रेशर बढ़ जाएगा तो टर्गोस्टर्नल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ट्रैकियल सिस्टम को दबाएंगी ताकि CO2 बाहर हो जाए। ऐसे ही जब CO2 बाहर हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, टर्गोस्टर्नल मसल रिलैक्स हो जाएंगी, एब्डोमिनल कैविटी को बड़ा कर देंगी और जो O2 है वो अंदर की ओर आ जाएगा। डन 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 डन, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब आपको एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पर एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड एज ट्रैकियोलर फ्लूइड। Tracheolar fluid is released by the tracheole only. It is also takes part in the gases exchange. ठीक है, नाउ अब आपको एक और बात बताती हूँ। ज्यादातर CO2 जो है, वैसे तो स्पाइरिकल CO2 के एग्जिट होने में मदद करता है, पर यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ज्यादातर जो CO2 एग्जिट होता है वो इनके काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से होता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि CO2 कौन कौन रिमूव करता है कॉकरोच की बॉडी में, देन यू शुड नो कि स्पाइरिकल तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ इनका काइटेनियस एक्सोस्केलेटन भी CO2 को एक्सपायरेशन या CO2 को रिमूव करने में मदद करता है। तो ये हुआ बच्चों इनका कौन सा सिस्टम, ये हुआ इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने इसमें बहुत कुछ आपको बताया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था हमारा। नाउ अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो ध्यान से, कॉकरोच इज अ वेरी स्मार्ट प्राणी। ठीक है, कार्बोनिफेरस एरिया का है, 280 मिलियन पुराना ऑर्गेनिज्म है, और पता है उस समय से बहुत ही ज्यादा पुराना ऑर्गेनिज्म है और 280 मिलियन सालों से इस पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज अ लिविंग फॉसिल, कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, क्योंकि इसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं है कभी। दूसरी बात यह है कि कॉकरोच के कुछ ट्रिमेंडस फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये 1 से 2 मिनट में 3 माइल तक दौड़ सकता है, ये बिना हेड तक हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। क्यों रह सकता है वो अभी हम बात करेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इनका नर्वस सिस्टम अच्छा है,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये कोई सेंस अगर ले लेता है हेड तो पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। दे डोंट हैव वेल डिफाइंड ब्रेन बच्चा, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड ब्रेन। इनके पास कोई वेल डिफाइंड ब्रेन नहीं है तुम्हारी तरह, पर इनके पास एक सिस्टम है जिससे ये नर्व ट्रांसमिशन करते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी ह्यूमन की बात करती हूँ, देखो एक जगह मैं ह्यूमन लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं ह्यूमन लिख लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अपने प्यारे डियर कॉकरोच को। देखो मैंने सारे सिस्टम जो है एक साथ नहीं अपलोड किए हैं। दूसरी बात, मैंने जब लेक्चर अपलोड किया है तो मैंने बकायदा उसका नाम लिखा है, तो आप नाम से लेक्चर को सर्च करके देख सकते हो। इफ़ यू वांटेड टू स्टडी द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एक लेक्चर है, इफ़ यू वांटेड टू स्टडी द रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम एक लेक्चर है, एंड इफ़ यू वांटेड टू स्टडी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक लेक्चर है। तो एनाटॉमी के 3 लेक्चर, मोर्फोलॉजी के 2 लेक्चर, 5 लेक्चर मैंने बनाए हैं। करीब 6 से 7 घंटे का, 7 से 7 साढ़े 7 घंटे का लेक्चर है। बेटा इसको देखो, इसके अलावा इससे कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, तो कहाँ थे अपन? ह्यूमन और कॉकरोच के बारे में बात कर रहे थे। मैडम ये कॉकरोच से मैं कंपेयर कर रही हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो कॉकरोच? व्हाई यू आर स्टडिंग अबाउट द कॉकरोच? दैट इज द मेन फैक्ट, क्योंकि इसका बॉडी का सिस्टम ह्यूमन की तरह मिलता है, इसलिए हमको कॉकरोच को पढ़ना जरूरी है। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। आ जाए, बताओ ह्यूमन में नर्व कॉर्ड तुम्हें क्या कहाँ दिखती है? नर्व कॉर्ड क्या है? पहले तो हमको एक क्वेश्चन ये है कि मैडम ये नर्व कॉर्ड क्या होती है? बाकी सब तो ठीक है, ये नर्व कॉर्ड क्या होती है? बताइए ये नर्व कॉर्ड क्या है? बेटा मेरे बच्चों, नर्व कॉर्ड इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व, इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि नर्व कॉर्ड कुछ नहीं है, ये नर्व के थ्रू बनी हुई एक रस्सी है जो बॉडी के किसी न किसी एरिया पे पाई जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमको बताइए कि ह्यूमन में कहाँ पाई जाएगी और कॉकरोच में कहाँ पाई जाएगी। ह्यूमन में रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है? मेरे लल्ला ये तो सबको पता है, जब से पैदा हुए तब से जो है अपन को पता है ना। मेरी कमर में आज बहुत दर्द है। कमर में दर्द नहीं है, एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है नर्व कॉर्ड, तो कहाँ की ओर है? पीछे। तो ह्यूमन की कहाँ है बच्चों? पीछे। वी हैव डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल होती है हमारी, ओके। इनकी कहाँ होती है? वेंट्रल, ठीक है। इनकी नर्व कॉर्ड होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड लिख देती हूँ, नहीं तो समझो क्या बोल रही हैं ये, क्या आगे पीछे, ठीक है। तो हमारी क्या होती है? पीछे, इनकी होती है आगे, ठीक है। हमारी होती है हॉलो, हमारी कैसी है? हॉलो। इनकी कैसी है? सॉलिड, ठीक है। दोनों में अंतर है, देखो काम सबका वही है कि टू ट्रांसमिट द सिग्नल, फंक्शन सेम है बेटा। कॉकरोच भी, कॉकरोच को एक ऑर्गेनिज्म मानो, एक जीव मानो, बहुत ही पापी है, बहुत ही पापी पुरुष है ये, है ना। बताऊंगी कैसे। तो देयर आर सो मेनी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द कॉकरोचेस, एक दो तो मैंने अभी आपको बताई भी। तो इनकी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉलिड है। हमारी डॉर्सल होती है, हॉलो होती है, ठीक है। हमारे में वी हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन बच्चों, ठीक है। हमारे पास कहानी क्या है कि हमारे पास एक वेल डेवलप्ड ब्रेन है, पर इनका जो ब्रेन है वो एक्चुअली नर्व का गुच्छा है, नॉट एग्जैक्टली वेल फॉर्म्ड ब्रेन नहीं है, ठीक है। वेल फॉर्म्ड ब्रेन नहीं है इनका, ठीक है। इनका वेल फॉर्म्ड ब्रेन नहीं है, ठीक है, ओके। चलो अब इतनी कहानी काफी है, आई थिंक 3 कंपैरिजन काफी है। नाउ अब हम बात करेंगे नर्व कॉर्ड की कहानी। डायग्राम बना लें क्या इसका? क्या बोलते हो? नर्व कॉर्ड का डायग्राम हो जाए, एक एक हो जाए बस, ठीक है। चलिए तो फिर नर्व कॉर्ड के डायग्राम के बारे में बात करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए इनका जो इनके क्या कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है, ये वेंट्रल साइड पे तो है ही, साथ में ये होता है गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियोनेटेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इट इज मेड अप ऑफ गैंग्लियंस, ठीक है, मेड अप ऑफ गैंग्लियंस, ठीक है, मेड अप ऑफ गैंग्लियंस। व्हाट इज द गैंग्लियंस? व्हाट इज द गैंग्लियंस? ग्रुप ऑफ नर्व्स कॉल्ड एज गैंग्लियंस, ठीक है। तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? गैंग्लियोनेटेड होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। आगे आगे कहानी देखिए होती क्या है, ध्यान से देखेंगे। आ जाओ, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और हम बनाएंगे एक कॉकरोच। चलो बना लो कॉकरोच, आ जाओ कॉकरोच बेटा, आप तुम्हारा नर्वस सिस्टम बनाएंगे। चलो ये एक कॉकरोच है, ठीक है, ये इसका हेड है, ये मुस्कुरा रहा है, हा हा हा।
अब बनाओगे मेरा, हाँ, और ये है इसके एंटीना, ठीक है, ये है इनके एंटीना, ओके, और ये है इसकी आइज़। ऐसी आइज़ क्यों बना दी बाबा मैंने, है ना, थोड़ी अजीब ही आइज़ लग रही हैं। नाउ ये है इनके एंटीना और ये है इसकी आइज़, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर, कैसे कहानी है। तो मैंने आपको क्या बोला कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो है गैंग्लियोनेटेड। कैसा है, गैंग्लियोनेटेड। सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं इनकी क्या, हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इनकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया इनका फेरिंग्स और ये हो गया इनका ईसोफेगस। हालांकि ये चीज़ नहीं लिखते अपन, बस ये याद रखना कि ये ईसोफेगस है और ये फेरिंग्स है, ठीक है, डन, ओके। आ जाओ, अब क्या होता है ध्यान से देखेंगे, थोड़ा और पतला बनाती हूँ मैं इसको, और पतला बनाती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा कहानी क्लियर होगी। चलिए, तो ये हो गई इसकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ये वाला जो एरिया थोड़ा फूला सा है, इसको आप कहते हैं ईसोफेजियल एरिया, ठीक है। यहाँ पे लेबल करती हूँ, ये है इनकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मैं अपना हाइपोथेटिकल डायग्राम बता रही हूँ कैसा होता है। नाउ देखना, अब ये एरिया क्या है इनका, ईसोफेगस। ये एरिया क्या है इनका बेटा, ईसोफेगस। ये वाला पूरा एरिया क्या है इनका, ओ लिखा ना, ये ईसोफेगस है। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस ईसोफेगस के ऊपर, इस ईसोफेगस के ऊपर 3 ग्रुप होते हैं ऐसे। ये देखो, एक गुच्छा ये हो गया, एक गुच्छा हो गया अपना ये, एक गुच्छा हो गया अपना ये, और तीसरा गुच्छा हो गया अपना ये। ये क्या बना रही हूँ मैडम, आप जरा हमको बताना। What is ganglions? What is ganglions? हमको ये जानना जरूरी है कि गैंग्लियन होते क्या हैं। गैंग्लियन इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व। तो यहाँ पर कितने पेयर गैंग्लियन दिख रहा है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब गैंग्लियन इज द ग्रुप ऑफ नर्व, और अगर आप किसी नर्व का डायग्राम बनाएं तो नर्व में आपको सेल बॉडी दिखाई देती है, दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती। ये इसका एक्सॉन दिखाई दे रहा है और ये इसका टर्मिनल पार्ट दिखाई दे रहा है। मतलब किसी भी नर्व में ये 3 हिस्से होंगे ही। कौन कौन से, सेल बॉडी होगी, एक्सॉन होगा, टर्मिनल हिस्सा होगा। तो भैया इसका भी तो होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, इस ग्रुप ऑफ गुच्छे से क्या निकलेंगी, इसकी नर्व्स निकलेंगी, मतलब इसका एक्सॉन निकलेगा। ये क्या है सब, इसका एक्सॉन। क्या है बच्चों, ये एक्सॉन, ठीक है। इस वाले गुच्छे से इसका एक्सॉन निकलेगा, निकला एक्सॉन, और इस वाले गुच्छे से इसका एक्सॉन निकलेगा, निकला एक्सॉन, निकला। अब ये क्योंकि ईसोफेगस के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ही बना दिए मैंने, इतने नहीं बनाने थे, है ना, थोड़े कम बना लेते हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़े से अपन कम बना लेते हैं। ओके, निकला। अब क्योंकि ये ईसोफेगस के ऊपर है गैंग्लियन, ठीक है, कहाँ पर है बच्चों, ईसोफेगस के ऊपर हैं, तो इन गैंग्लियंस को हम कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन इज व्हाट, इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व। ईसोफेगस के ऊपर वी हैव 3 गैंग्लियंस, ठीक है, और इसे आप कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, और इसे ही कहते हैं इनका ब्रेन बच्चों, इसे ही इनका ब्रेन कहते हैं। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसे ही क्या कहते हैं, इनका ब्रेन कहते हैं। आ गई बात समझ में। नाउ अब हमको क्या करना है, इट इज लाइक दैट ओनली। ये गैंग्लियन है, ये इनके गैंग्लियन निकले, ये दूसरा कलर का गैंग्लियन है, ये देखो ये गैंग्लियन निकले, ठीक है, ये तीसरे कलर का गैंग्लियन है, ओके, ये तीसरे कलर का गैंग्लियन है, ये निकला। अब ये गैंग्लियन जो है किसी से पेयर करें तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अब देखो ऐसे ही 3 टाइप के गैंग्लियन यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये देखो ईसोफेगस के नीचे होंगे, ध्यान से देखो, गैंग्लियन इज ग्रुप ऑफ नर्व। ऐसे ही 3 गैंग्लियंस यहाँ भी प्रेजेंट होंगे और इनकी नर्व्स निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, ठीक है, निकलेंगी, और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। एग्जैक्टली इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ रिंग, बट एग्जैक्टली ये बनाएंगे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं नर्व रिंग। क्या कहते हैं बच्चों, इसे आप कहते हो नर्व रिंग, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया अपना, नर्व रिंग। प्लीज रिमेंबर दिस, इसका नाम क्या हो गया, नर्व रिंग, ठीक है। अब क्योंकि ये ईसोफेगस के नीचे है ये वाले गैंग्लिया,
पहले मैं क्या करती हूँ पता है, इन गैंग्लियाज को उसी के कलर से बनाती हूँ, पर्पल वाले को पर्पल से, ठीक है, बना दो, इससे जोड़ दो, ठीक है, और रेड वाले को रेड से बनाओ, जोड़ दिया, और ब्लैक वाले को ब्लैक से बनाओ, ठीक है। तो ये आपको एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे आप कहते हैं क्या, नर्व रिंग। क्योंकि ये गैंग्लिया ईसोफेगस के नीचे हैं, इसीलिए आप इसको क्या कहते हो मेरे बच्चों, इसे आप कहते हो सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। सब ईसोफेजियल गैंग्लिया नेवर टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन बनाने में काम नहीं लेता, नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रेन फॉर्मेशन। अब आपने ब्रेन फॉर्मेशन लिखा है, अब इसको कट कर दो, तो ये ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, सिर्फ सुपरा ईसोफेजियल जो गैंग्लिया होते हैं वही ब्रेन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। डन, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। नाउ अब हम बताते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। सो व्हाट वी हैव लर्न दैट एट द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है, एट द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है, इनका फेरिंग्स कहाँ है, बिल्कुल इनके हेड के पास ही होता है, दिखाऊं क्या, दिखाऊं, है, इनका जो फेरिंग्स होता है वो जस्ट इनके हेड के पास ही होता है, ठीक है। आप याद करो, स्ट्रक्चर याद करो, इनका फेरिंग्स जो होता है वो जस्ट हेड के पास होता है, और फेरिंग्स के जस्ट ऊपर पाई जाती हैं क्या, इनके 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया विच इज कॉल्ड एज सब ईसोफेजियल, क्योंकि फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस से शुरू होता है, तो उसको कहते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। सब ईसोफेजियल गैंग्लिया मेक्स द ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन जो है ये कहाँ है, ब्रेन इज इन द हेड। क्यों हम बात कर रहे हैं, लोग कहता है कि हेड में नहीं है, ब्रेन हेड में ही है बेटा, क्योंकि फेरिंग्स वाला जो एरिया है वो एग्जैक्टली हेड के पास ही है, थोड़ा सा हेड से हटके, नॉट एग्जैक्टली मेन पार्ट ऑफ द हेड, बट एग्जैक्टली है तो हेड के पास ही, ठीक है, हेड के पास ही है थोड़ा, ठीक है, ये हेड के पास, ओके। नाउ सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर, आपको ये डंडी चाहिए नहीं मुझे, ठीक। अब देखो सब ईसोफेजियल गैंग्लिया कौन से हो गए, ये हो गए सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। नाउ अब आप ध्यान से देखना बेटा ध्यान से सुनो, इनके कुछ एक्सॉन इधर की ओर फेंके जाएंगे, बोलो, ठीक है, ओके, और फिर यहाँ पर आएगा एक और गैंग्लिया का पेयर, फिर इसके भी एक्सॉन आएंगे, फिर यहाँ पर होगा एक और गैंग्लिया का पेयर, ठीक है, यहाँ पर होगा एक और गैंग्लिया का पेयर, तो यहाँ पर भी एक्सॉन फेंके जाएंगे, फिर आगे चलो तो यहाँ पर एक और गैंग्लिया होगा, ठीक है, 1 2 3, हाँ, फिर यहाँ से भी एक्सॉन फेंके जाएंगे, ओके 1 2 3 हुए ना, अभी 3, अभी और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाओ 4, फिर यहाँ पे एक और बनाओ 5, ठीक है, फिर और बनाओ, इसका निकाल दो ब्रांच, ओके, ध्यान से देखते जाएंगे सब लोग, ठीक, ओके, बन रहा है सबसे, ओके, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बनाना पड़ेगा हम लोगों को, एक और, ठीक है, ये। अब आप ध्यान से देखना, ये इसकी कौन सी साइड है, ये इसकी है वेंट्रल साइड, कॉकरोच की कौन सी साइड है मेरे प्यारे बच्चों, वेंट्रल साइड है, डन। कॉकरोच की वेंट्रल साइड में ये छोड़ दो, आप ये वाले गैंग्लियाज छोड़ दो, ये छोड़ दो, ईसोफेजियल गैंग्लिया छोड़ दो अभी। टोटल आपको कितने गैंग्लियाज दिखाई दे रहे हैं, गिनो जरा सा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अगर ये ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं तो यहाँ से भी तो इनके क्या निकलेंगे, एक्सॉन्स निकलेंगे, तो यहाँ से भी ऐसा एक्सॉन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, ये देखो ऐसा रिंग लाइक, ठीक है, ऐसा बनाओ रिंग लाइक, ओके, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाना चाहती हूँ यार, है, थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे से बनाऊंगी, साफ देखो, ध्यान से समझना, एक ही कलर से बना दूं क्या, एक ही कलर से बनाती हूँ यार, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं, तो इसके एक्सॉन ऐसे भी निकलेंगे, इसके एक्सॉन ऐसे भी निकलेंगे, ठीक है। फिर ये एक ग्रुप ऑफ नर्व है, इसके एक्सॉन इससे जुड़े, इसके एक्सॉन इससे जुड़े, फिर ये एक ग्रुप ऑफ नर्व है, इसके एक्सॉन इससे जुड़े, ठीक है, ओह ये क्या हुआ, ठीक है, इसके एक्सॉन इससे जुड़े, फिर ये ग्रुप ऑफ नर्व है, इसके एक्सॉन इससे जुड़े और इनके एक्सॉन इससे जुड़े, 1 2 3 4 हो गए। अब ये थोड़ा ये पास हो गया, ध्यान से देखो, क्योंकि ग्रुप ऑफ नर्व है, गैंग्लियॉन्स है, तो उसके एक्सॉन्स तो कहीं से भी बाहर आ सकते हैं ना, तो अपन को ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब आई थिंक सही लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
9। ये 9 क्यों बनाया मैंने, ध्यान से देखो, ऐसा ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर वहां पे बनेगा। ये कौन सी साइड है बच्चों, वेंट्रल साइड है। ये क्या है अपने, व्हाट इज दिस, ये क्या है अपने गैंग्लियन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अपने गैंग्लियन है। ये क्या है, इनके एक्सॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये इसका क्या है बेटा, ये इसका है नर्व कॉर्ड। ये इसकी क्या है बेटा, नर्व कॉर्ड। अब ये नर्व कॉर्ड आपको कैसी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, ये इसकी है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड पूरी गैंग्लियन से बनी है, तो नर्व कॉर्ड कैसी हो गई बच्चों, गैंग्लियोनेटेड। कैसी हो गई, गैंग्लियोनेटेड, एंड इट इज फिल्ड विद द एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियंस, ठीक है। पूरे एक्सॉन भरे पड़े इसलिए ये सॉलिड है। अब क्या होता है, अब कुछ नहीं होता है, यही इसके कुछ एक्सॉन्स यहाँ से ऐसे नर्व बनाने लगते हैं, ठीक है। ऐसे नर्व्स, ठीक है, ऐसे नर्व्स, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, नर्व्स, ठीक है। ये क्या बना लिया इन लोगों ने, नर्व्स, दैट्स इट, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये नर्व्स बन गई इनकी, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड से क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है, और नर्व जो है वो पूरी बॉडी में जाती है, सीधी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। डन, इतनी बात क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत। इसको मैं और अच्छे से बनाऊं क्या, थोड़ा सा आपको और क्लियर करवाती हूँ। ये क्या हुआ है, देखो, अब ध्यान से देखना, और थोड़ा साफ साफ बनाते हैं लोग इसको, है ना। ये क्या हो गई अपनी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये क्या हो गई अपनी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर क्या प्रेजेंट हैं, 3 गुच्छे प्रेजेंट हैं। एक गुच्छा ये हो गया ग्रुप ऑफ नर्व का, एक गुच्छा ये हो गया, और एक गुच्छा ये हो गया, ठीक है। अब एक गुच्छा कैसे कर रहा है, ऐसे भी नर्व दे रहा है, ठीक है, और ऐसे, अरे यार ब्लू वाला लेती हूँ। एक गुच्छा ऐसा भी नर्व दे रहा है और ऐसा भी नर्व दे रहा है। ये पर्पल वाला गुच्छा भी ऐसा नर्व देता है, और ये भी ऐसा नर्व देता है, ठीक है। ये और बेकार बन गया क्यों, और ये भी ऐसा नर्व दे रहा है। तो ये क्या बनाते हैं कि दे फॉर्म द रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बनाते हैं, ऐसा ही नीचे भी रहेगा, तो दे फॉर्म द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। ये ऐसा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन रिंग। क्या कहलाते हैं ये वाले कौन से हैं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। ये क्या बनाया हम लोगों ने, ब्रेन रिंग, ठीक है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया का नंबर कितना है, 3, ठीक है। डन, ब्रेन रिंग समझ में आ गई। यहाँ पर भी कितने होने चाहिए आपके, 3। ये कौन से गैंग्लिया हैं, ये हैं आपके सब इसोफेजियल। आपको 3 दिख नहीं रहे हैं, लेट मी मेक द 3। एक ये बना लो, ठीक है, एक ब्राउन तो है ही, और एक और बना लेते हैं, रेड बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है। तो 3 नीचे, 3 ऊपर, ऊपर वाले सुप्रा इसोफेजियल, नीचे वाले सब इसोफेजियल, सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ से क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ये जो आपके इसोफेजियल गैंग्लिया हैं, ये किसको सप्लाई करते हैं नर्व, ये सप्लाई करते हैं आईज और एंटीना को, ठीक है। ये किसको सप्लाई करते हैं सिग्नल, आईज और एंटीना को, आईज प्लस एंटीना। डन, कोई दिक्कत, तो आईज और एंटीना को सप्लाई करते हैं। फिर से समझो, ये पूरा है ब्रेन। Brain is formed by the supraesophageal ganglia. Ganglion is nothing, it is the group of nerve. There are 3 pair of ganglia present at the upper side of pharynx, it is called as supraesophageal. Present below the pharynx, it is called as subesophageal. It form the brain, but it will not involve in the formation of brain. Supraesophageal ganglia supply the nerve signal to the eyes and antenna for the sensory system. Now यहाँ से इसके गैंग्लिया शुरू होंगे, look at this, ऐसा गैंग्लिया यहाँ से भी शुरू होगा। भाई सब इसोफेजियल गैंग्लियास के भी तो एक्सॉन्स निकलेंगे, वो एक्सॉन एक दूसरे गैंग्लिया से जुड़ेंगे, फिर उसके जो एक्सॉन्स निकलेंगे वो तीसरे गैंग्लिया से जुड़ेंगे, फिर उसके एक्सॉन चौथे से, फिर 5वें से, फिर 6वें से। तो टोटल हाउ मेनी गैंग्लियाज वी हैव, टोटल हाउ मेनी गैंग्लियाज वी हैव इन आवर नर्वस सिस्टम। टोटल सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया कितने हैं, ध्यान से देखो, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया कितने हैं अपने पास, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है 3। सब इसोफेजियल गैंग्लिया कितना है अपने पास, सब इसोफेजियल गैंग्लिया कितना है मेरे बच्चों, सब इसोफेजियल गैंग्लिया है 3, ठीक है। उसके बाद सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया और सब इसोफेजियल गैंग्लिया जिस चीज से जुड़े हुए रहते हैं ना, उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, उस चीज को हम लोग कहते हैं कमिशर। ध्यान से देखना, उस चीज को हम कहते हैं कमिशर,
ओके, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया जो 3 है और सब ईसोफेजियल गैंग्लिया जो 3 है, जो कि मिलकर ब्रेन रिंग बनाते हैं, उसे नर्व रिंग बनाते हैं, ब्रेन रिंग, नर्व रिंग, कुछ भी कह दो, उसे कहते हैं कमिशर। क्या कहते हैं बच्चों मेरे? कमिशर। ये भूल गई थी मैं, बता दिया मैंने। उसके बाद आपके पास टोटल बॉडी में कितने गैंग्लिया हैं? बॉडी में वी हैव टोटल 9 गैंग्लिया, ठीक है, जिसमें 3 गैंग्लिया कहाँ पे प्रेजेंट हैं? 3 गैंग्लिया कहाँ पे प्रेजेंट हैं बच्चों? 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है थोरैसिक सेगमेंट में। कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक सेगमेंट में, ठीक है। और 9 गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट है? टोटल 6 गैंग्लिया, सॉरी 6 गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट है? 6 गैंग्लियन प्रेजेंट है आपके एब्डोमेन सेगमेंट में। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एब्डोमिनल सेगमेंट में। डन। ये कहानी सबको क्लियर हो गई कि हाउ मेनी गैंग्लियाज वी हैव इन द बॉडी? 9 गैंग्लिया, जिसमें 3 थोरैक्स में होते हैं और 9 एब्डोमेन में होते हैं। क्लियर हो गई ये कहानी। और ये जो गैंग्लिया जो एक रिंग पूरा एक देखो नर्व कॉर्ड, एक रस्सी जैसी संरचना बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्व कॉर्ड कहते हैं। कुछ नहीं करना है, ये ग्रुप ऑफ गैंग्लिया है, ये अपने एक्सॉन निकालता है, यहाँ से ये अपने एक्सॉन निकालता है, ये जुड़े होते हैं दूसरे गैंग्लियन से ऐसे, ठीक है। फिर ये भी अपने एक्सॉन निकालेंगे तो वो दूसरे गैंग्लियन से जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ उनकी ऐसे भी नर्व्स तो बाहर निकली रहे, एक्सॉन्स तो बाहर निकले रहे, एंड ऑल द एक्सॉन्स फॉर्म द नर्व, और इसे ही आप कहते हैं नर्व, जो पूरी बॉडी में फैली रहती है। सो कॉकरोच हैव द डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देयर आर सो मेनी गैंग्लियास ग्रुप ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन द कॉकरोचेस। 3 present over the pharynx called as supraesophageal, 3 present below the esophagus called as subesophageal. Both of them get connected by the commissures and they form the nerve ring. The supraesophageal ganglia forms the brain and it will supply the blood to the eyes and antenna. Then the subesophageal ganglia phaco their axon and they will connect it to the other ganglion, and the series of connection formed at the ventral side of the cockroach, and by these connection nerves get arises which going to the different parts of the body. Done, 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 done. So how many ganglia is present in the thoracic segment बच्चों? 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 3 प्रेजेंट होते हैं थॉरिक्स में, ठीक है, ये T6 लिख दे रही हूं मैं। और 6 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 6 ही बने ना, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। डन। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट खींचने का समय दूंगी, पर पहले थोड़ा डिटेल कर लो, आ जाओ। नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया? बोले सेगमेंटली अरेंज क्यों गैंग्लिया कह रहे? क्योंकि हर का आपको एक ईच सेगमेंट दिखाई दे रहा है, एक गैंग्लिया का सेगमेंट, दूसरे गैंग्लिया का सेगमेंट, तो हम कहते हैं कि ये सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड जॉइंट बाय द लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। ओके, डन। कनेक्टिव्स, जो एक्सॉन का ग्रुप होता है उसको कहते हैं कनेक्टिव्स, ठीक है। तो एक गैंग्लिया ऐसा जुड़ा हुआ है दूसरे गैंग्लिया से, सो जो एक्सॉन बाहर आ रहे हैं इसको हम कनेक्टिव्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, यही पढ़ाया मैंने आपको, विच सप्लाइज द नर्व टू द एंटीना एंड द कंपाउंड आईज। डन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप कॉकरोच का हेड काट दें, अगर आप कॉकरोच का हेड काट दें तो कभी भी कॉकरोच मरेगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मरता इसलिए क्योंकि उसको भूख लगती है। पहली बात तो ये कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो थ्रू आउट द बॉडी फैला हुआ है। देखिए, ब्रेन है मैं ये मानती हूँ, पर सारी बॉडी के नर्व्स ब्रेन से नहीं निकल रही हैं। पूरे बॉडी के नर्व्स उनके सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया से निकलती हैं जो पूरे बॉडी को सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका हेड वाला पार्ट हटा भी देंगे तो एक तो ब्रेन थोड़ा हेड के नीचे की ओर पाया जा रहा है, हेड वाला एरिया ही। दूसरी बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। अपनी बॉडी में ऐसा नहीं होता, अपनी बॉडी में इवन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी सिग्नल आपका ब्रेन ही देता है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ऑल टुगेदर, मतलब जितना भी काम हो रहा है वो ब्रेन की वजह से हो रहा है। तो अगर मुंडी काट दी जाए किसी की तो आप सिग्नल को प्रॉपरली सेंड नहीं कर पाएंगे। इनके साथ ये कि हटा दो, इनके इतने सारे सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया है कि इंडिविजुअली ब्रेन की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। और इनकी पूरी बॉडी में नर्व्स एक पर्टिकुलर एरिया से बह रही हैं, इनको ब्रेन से ज्यादा लेना देना नहीं है। ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगी इसको आइज और एंटीना को, ठीक है, तो ब्रेन से ज्यादा लेना देना नहीं है। दूसरा कारण ना मरने का ये है कि हम लोग हेड काट देंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे।
हम लोग अगर हेड काट देंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, पर इनको सांस लेना ही क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी में तो छेद प्रेजेंट होते हैं जिनको आप स्पाइरिकल कहते हो। तो पहला कारण ना मरने का ये है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। डन। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। अगर इसलिए कोई पार्ट, आप हेड पार्ट हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पार्ट ये है, बात ये है कि इनके पास सांस लेने के लिए इनको हेड की जरूरत ही नहीं, जो कि अपने को है। तो इसलिए कॉकरोच जो है वो मर जाएगा तो सिर्फ खाना नहीं खा पाएगा मुंह से, इसलिए। बाकी उसके मरने का कारण ये नहीं है कि उसका तुमने हेड उड़ा दिया, क्योंकि जो ब्रेन है वो आप देखो, इट इज प्रेजेंट supraesophageal, it is present just over the pharynx. Pharynx is just present just below the head. ठीक है, तो हेड वाला एरिया, इतना पार्ट काट दो इतना पार्ट, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि ब्रेन तो यहाँ पर है। ठीक है, तो एक तो ब्रेन यहाँ से भी हटा दोगे तो भी वो जीवित रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो अगर आपको कोई कॉकरोच ऐसे बिना मुंडी के दिख रहा हो तो घबराना नहीं, बस इतना याद रखना कि नर्वस सिस्टम इनका हेड पे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, डन। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, जिससे आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और मिलूंगी मैं अगली क्लास में विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।